केमिस्ट्री मात्र 30 दिनों में आपका पूरा तैयार कराया जाएगा और आप 70 में से लगभग 65 नंबर जरूर प्राप्त करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका CUDP लर्निंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान के जो आपका विषय है इसके 30 दिन की सुपर स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ समझाऊंगा और 30 दिन में कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आज हमारा जो पार्ट होगा वो सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है और इसका पार्ट 1 है। मात्र 3 वीडियो के अंतर्गत आपको पार्ट 1 आपका क्लियर हो जाएगा और 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये 3 वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20-20 मिनट की बनेगी और 20-20 मिनट का आप देखिए तो 1 घंटा, मतलब 1 घंटा के वीडियो में आपका 5 नंबर जरूर क्लियर होगा। जैसे बताऊंगा, जैसे समझाऊंगा उसी तरह से पढ़ना, उसी तरह से याद करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद करा दूंगा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर लेते हैं। पहला प्रश्न पहले ऑप्शनल है, फिर छोटे प्रश्न है, उसके बाद बड़े प्रश्न भी आएंगे। आज के वीडियो में जितना कवर हो सकेगा उतना कवर करेंगे। किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं? किस प्रकार के ठोस? तो ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको आप पहले से भी जानते होंगे। भाई, विद्युत का चालक और आघातवर्धनीय और तनने वाला अगर कोई ठोस है तो वो धात्विक ठोस, उसके अलावा कोई ठोस नहीं होता। तो ये आप पहले से भी धातु के गुणों में पढ़े हैं, तो ये एक इजी प्रश्न था लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक क्या है? आयनिक ठोस। आयनिक नहीं हो सकता। आयनिक ठोस केवल आपके जो हैं वो आयन से बनते हैं और जो प्लास्टिक है वो आयन से नहीं मिला है। धात्विक ठोस, प्लास्टिक कोई धातु नहीं है। सहसंयोजी ठोस ये भी नहीं है। उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखना प्लास्टिक क्या है, इसका उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा यहाँ पर है तीसरा नंबर, फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होगी। जो फलक केंद्रित होता है जालक, उसमें एकक कोष्ठिका, जो उसकी यूनिट सेल होती है, जो उसकी एकक कोष्ठिका होती है, आपने पढ़ा होगा, उसमें एक एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु आ सकेंगे अगर वो फलक केंद्रित है। मतलब फलक केंद्रित का अर्थ होता है कि फलक पर परमाणु रखे जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए, पढ़े होंगे। तो कुल मिलाकर इसमें एक कोशिका के लिए कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4। ये बात याद रखिएगा। ठीक, याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है या फिर घटता है? परिवर्तित होता है या फिर अपरिवर्तित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम देकर इसको समझिए। फ्रैंकल दोष देखिए बच्चों, उस दोष को कहते हैं जब किसी ठोस में से आयन जो है अपना स्थान, मतलब किसी ठोस में से जो आयन है, आयन के अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतरकाशीय स्थान ग्रहण कर लेने के कारण होता है। मतलब ठोस आप सब लोग जानते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उनकी भी थोड़ी सी जगह होती है। तो अगर आयनिक ठोस है तो वो आयन अपने क्रिस्टल जालक वाली संरचना में से हटकर अंतरकाशीय स्थान में चला जाएगा। तो उसमें क्या होता है, अगर ऐसा हो जाता है अंतरकाशीय स्थान में चला जाएगा तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि क्या इसके कारण, इस दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व बढ़ेगा? घनत्व बढ़ने और घटने का सवाल तब होगा जब उसके कणों की संख्या वहां से हट जाएगी या फिर अधिक हो जाएगी, तभी घनत्व बढ़ेगा या फिर घटेगा। यहाँ कण हटा नहीं बल्कि बस बगल जाकर बैठ गया, तो जाहिर सी बात है घनत्व बढ़ने का सवाल नहीं होता। एक लाइन में फ्रैंकल दोष में घनत्व कभी नहीं बढ़ता। ठीक है, या घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5वां नंबर याद रखिएगा, फ्रैंकल दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साटकी दोष भी एक होता है, एक आपका साटकी दोष होता है, उसमें घनत्व कम हो जाता है, लेकिन फ्रैंकल दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिए। अगला है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परासकोटि होती है, लघु परासकोटि अक्रिस्टलीय में होती है अनिश्चित व्यवस्था, मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, तो केवल क्या होगी? दीर्घ परासकोटि। आपको मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया कि क्रिस्टलीय मतलब कि ठोस की परिभाषा दीजिए, तो आप बता सकते हैं वह ठोस जिसमें कणों का जो है वो दीर्घ परासी होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। इस तरह से भी आप बता सकते हैं।
तो क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है, अगर अक्रिस्टलीय होता तो लघुपरासी होती। आई होप कि प्रश्न समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट है आयनिक ठोस? बिल्कुल नहीं, ग्रेफाइट आयनिक नहीं होता। धात्विक धातु भी नहीं है। ग्रेफाइट जो है सहसंयोजक ठोस है। कैसे सहसंयोजक ठोस है? ग्रेफाइट पूरा कार्बन का बना होता है और कार्बन एक दूसरे से हमेशा सहसंयोजक बनने से जुड़ता है, इसलिए ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है। ये विषम लंबाक्ष निकाय में त्रिविम जालकों की संख्या, रट लो 4। विषम लंबाई, देखो कुछ रटने वाले हैं तो उनको रट लो, कुछ समझने वाले हैं तो उनको समझ लो। नोट्स चाहिए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा उस पर कमेंट करिए, नोट्स दे दूंगा, ठीक है। विषम लंबाक्ष निकाय में त्रिविम जालकों की संख्या होती है, उत्तर है 4। नेक्स्ट, किसी क्रिस्टल जालक में ब्रेवेज जालकों की कुल संख्या, ये 14, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज याद रखना। ब्रेवेज जालकों की संख्या 14, विषम लंबाक्ष में त्रिविम जालकों की संख्या 3, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है बच्चों? एक आयन जितना एक आवेशित आयन जो है दूसरे विपरीत आवेशित आयन से जितना घिरा होगा, जितने आयनों से, वह इसकी समन्वय संख्या होती है। एक बहुत प्रचलित कहावत केमिस्ट्री में कही जाती है इस वाले स्टेट में, एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है और एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। तो सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। नाउ नेक्स्ट इज, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है, तो याद रखिए फलक केंद्रित घनी, ये आप क्लास 11th में भी पढ़े हो, क्लास 12th में भी पढ़े हो। फलक केंद्रित घनी, कभी कभी शॉर्टकट बोलता है, फलक को F बोलते हैं, केंद्रित को सेंटर C बोलते हैं, क्यूबिक को C बोलते हैं, तो FCC। तो याद रखिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रित घनीय या फिर FCC। बाकी ऑप्शन तो सही नहीं होंगे तो इनके पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 11वां नंबर हमारा है, निम्न में से कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है? बच्चों मेरी बात को जरा ध्यान दो, फ्रेंकल दोष है या फिर शॉटकी दोष, इसमें मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। अगर आयन जो है उनमें आकार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, शॉटकी दोष होगा, ठीक है। और आयन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो फ्रेंकल दोष होगा। सवाल ये उठता है, पकड़ोगे कैसे? ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं, पकड़ेंगे कैसे? जवाब सुनिए, थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। एजी बीआर में, एजी और बीआर के परमाणु क्रमांक में काफी फर्क है, इसलिए एजी का आकार बड़ा और बीआर का आकार छोटा है। एजी सीएल में सीएल का बहुत छोटा आकार हो जाएगा, इसका 17 उसका 47 है, तो इसका आकार बहुत छोटा हो जाएगा, डिफरेंस ज्यादा हो गया। के बीआर में, पोटेशियम में भी देखिए के बीआर जो है पोटेशियम, इनमें बहुत ज्यादा आकार का डिफरेंस नहीं होता, इस वजह से फ्रेंकल दोष ये नहीं प्रदर्शित करेगा। जिसमें आकार का डिफरेंस ज्यादा होगा वो फ्रेंकल दोष जरूर प्रदर्शित करेगा, याद रखिए। सोडियम पोटेशियम अगर हैलोजन के मतलब कि क्लोरीन वोलेरिन से अगर जुड़े रहेंगे तो याद रखना उसमें शॉटकी दोष होगा, फ्रेंकल दोष कभी नहीं होगा। इस प्रश्न को क्लियर कर लीजिए, एक दो प्रश्न अपने किताब से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलता हूं। धात्विक आयन का ज्वाला रंग किसके कारण होता है? फ्रेंकल दोष के कारण। तो देखिए भैया, फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष तो जो है आयनिक ठोस में होता है, तो इसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये दोनों हो सकते हैं, ऐसे भी समझा करो। धात्विक न्यूनता दोष, इसके कारण क्या ज्वाला मतलब कि ज्वाला रंग किसके कारण होता है? इसके कारण तो नहीं होता, धात्विक अधिकता दोष के कारण जो है उसमें ज्वाला रंग होता है, तो याद रखिएगा। ये 12 इंपॉर्टेंट ऑप्शनल प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और मेरी गारंटी है कि मैं आपको याद जरूर कराऊंगा, ठीक है। आइए मैं एक बार बोलूंगा, आप 2 बार बोलेंगे, साथ साथ वीडियो के साथ ही बोलेंगे ताकि याद हो जाए और उसके बाद आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट्स चाहिएगा तो कमेंट करिएगा। मेरा नंबर है 7238944689। चलिए, लिखा है क्रिस्टलीय ठोस क्या है? उत्तर सुनो बच्चों, वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। पहले भी बताया था, वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। फिर से सुन लो, वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है
क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड। ज़्यादा एग्जाम्पल कैसे याद करें? पूरी धातु जो है क्रिस्टलीय ठोस है, पूरे आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ज़्यादातर सहसंयोजक कंपाउंड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो ज़्यादातर तो सब क्रिस्टलीय ही हैं। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न, अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। एक ठोस अक्रिस्टलीय कहलाता है जब इसके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। इस तरह से याद करिए, या जैसे वो याद लिखा है वैसे याद करिए, लिखिए। वे ठोस जिनमें घटक कणों की लघु परास व्यवस्था होती है, एकदम वैसे। वे ठोस जिनमें घटक कणों की लघु परास व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। वे ठोस जिनमें घटक कणों की लघु परास व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप क्वार्ट्ज ले लीजिए, ये सब जो हैं अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि दोनों की परिभाषा आपको समझ में आई। नंबर नेक्स्ट, आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं? एक एक नंबर के प्रश्न है ये। तो जिन ठोसों में क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं। अपने से भी बना सकते हो। जिन ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। जिन ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। या फिर इसको याद करना चाहो तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आयोडीन काहे आणविक ठोस है? क्योंकि I2 एक अणु होता है, सल्फर एक अणु होता है, सफेद फास्फोरस एक अणु होता है, तो सब आणविक ठोस है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा है और आप इसको याद भी जरूर करेंगे। ठीक है, आयनिक ठोस की परिभाषा, जिन ठोसों में क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। यहाँ लिखा है सोडियम क्लोराइड, हम तो कहते हैं सारे धातु हैलाइड। धातु में कुछ भी रख दो, हैलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख दो, सारे धातु हैलाइड आयनिक ठोस होंगे। सारे धातु ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, कुछ भी सब आयनिक ठोस होगा। सारे धातु सल्फाइड सब आयनिक ठोस होंगे। धातु सल्फाइड मतलब धातु और सल्फर, धातु ऑक्साइड मतलब धातु और ऑक्सीजन, ये सब के सब आयनिक ठोस होंगे। नंबर नेक्स्ट, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत सिंपल है। गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि मुक्त आयन निकलेगा तो उसी के कारण विद्युत का चालन होगा। और ठोस अवस्था में आयन गति नहीं करते, वो बंधे रहते हैं। तो ठोस आयन जो है, ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, अतः ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अगर याद नहीं हुआ तो दो बार मेरे द्वारा सुनिए और ऐसे याद, चलिए याद करिए। गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत का चालन करते हैं। ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, अतः यह ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट नंबर, धात्विक ठोस को स्पष्ट करिए, मतलब इसकी परिभाषा लिखिए। जो ठोस धातुओं के गुणों को प्रकट करते धात्विक ठोस कहलाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, सिंपल था। सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है, क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार है। सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है, क्यों? NaCl सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- के मध्य आयनिक बंध होता है, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत कठोर होते हैं, क्योंकि जुड़े रहते हैं, मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। सोडियम धातु में धात्विक बंध होता है जो आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए सोडियम धातु NaCl की तुलना में नर्म होता है। समझ में आया? मतलब सोडियम धातु नर्म और NaCl आपका कठोर होता है। कारण NaCl में Na+ और Cl- प्रबल आकर्षण बल से बंधे होंगे और सोडियम धातु में केवल धात्विक बंध होगा, वो थोड़ा कमजोर होता है। नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 8वां, घनीय निविड संकुलन संरचना युक्त एक मोल आयनिक में एक मोल यौगिक में अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती हैं? सिंपल है, याद रखिए। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर संकुलन में परमाणुओं की संख्या।
और वो कितना है, 1 मोल। उत्तर आपका ये 1 मोल की ये संख्या ही होती है। छोटा सा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। इसको समझते हैं। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है। इसका उत्तर, संकुलन दक्षता या क्षमता को परिभाषित करिए। परिभाषा यहीं तक है, ये थोड़ी जानकारी के लिए लिखा गया है। आप जरूरी नहीं कि एग्जाम में इतना लिख कर आएंगे, फिर भी मैं आपको पूरा बता रहा हूं। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन दक्षता कहलाता है। मतलब क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन दक्षता कहलाता है। जैसे कमरे में व्यक्तियों द्वारा घेरा गया स्थान व्यक्ति दक्षता कहलाता है, वैसे क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन दक्षता कहलाता है। यह प्रायः प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। यहाँ लिखा है, यदि क्रिस्टल की संरचना की एकक कोष्ठिका में परमाणुओं द्वारा उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन जो है वी अक्यूमुलेशन, यहाँ पर लिखा है घेरा गया आयतन, और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन वी सेल है, तो संकुलन दक्षता का वी अक्यूमुलेशन बटा वी सेल गुणित 100। मतलब परमाणुओं द्वारा घेरा गया और एकक कोष्ठिका द्वारा घेरा गया आयतन अनुपात में रहेगा, गुणित 100। एक फार्मूला है, परिभाषा आपको यहां से यहां तक ही लिखनी है। नंबर नेक्स्ट, यह केंद्र क्या है? ये इस चैप्टर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। मतलब ऋणायन की रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अपकेंद्र कहलाता है। सुन लो, समझ लो, रट लो। वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अपकेंद्र कहलाता है। वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अपकेंद्र कहलाता है। वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, अपकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट, रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर, धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तो उनके मध्य रिक्त स्थान को रिक्तिका कहते हैं। मतलब जब धातु परमाणुओं और आयनों को क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है, मतलब उनको रखा जाता है, तो जो बीच में परमाणुओं और आयनों के बीच जगह बनेगी वही रिक्तिका होगी। 2 बार सुनिए, धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है, धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है, धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है, तब इनके मध्य उपस्थित स्थान रिक्तिका कहलाता है। आई होप कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आया। अब 12वां और 13वां, अब ये 2 प्रश्न लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। एक लवण का नाम लिखिए जिसे AgCl से मिलाकर धनायन रिक्तियां उत्पन्न की जाती है। तो ये तो याद करने वाला प्रश्न है, CdCl2 और SrCl2। ठीक, सिंपल है। नंबर नेक्स्ट, साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? बात तो पते की है, काहे भैया? उत्तर है, ऐसा जालक स्थलों में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। ये स्थल अपकेंद्रों की भांति कार्य करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ऐसा क्या होता है। ऐसा जालक स्थलों में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। ये स्थल अपकेंद्रों की तरह कार्य करते हैं। आई होप कि आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने लोग आपसे जुड़े हैं सबको शेयर करिए, ताकि मोटिवेशन मिले, फिजिक्स के डेरिवेशन भी मैं आपको दे सकूं और केमिस्ट्री की पूरी अच्छे से तैयारी करा सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।